खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर हो आप सबको। प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं जी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर दिन सुबह 8:35 पर आपके सामने आते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको देश दुनिया की खबरों से बाखबर करें। आज भी प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है, कुछ खबर, कुछ तज्जिया, कुछ तबसरा, कुछ आपकी बात और कुछ रियासत के हालात व वाक़ात की बात, और साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है रात देर गए से, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आज 22 नवंबर है जी, सन 2024, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और हस्बे वादा हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। लेकिन याद रखिएगा, आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे फटाफट से हमारी फेसबुक पर, यूट्यूब पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां हर पल हम आपके साथ रहते हैं, आपको बाखबर करते हैं जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से लेकर देश दुनिया की खबरों तक। तो इसलिए वहां पर जब आप आएंगे तो आपने सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना, बल्कि इनबॉक्स में आकर आपको हमारे प्रोग्रामों के बारे में अपनी आरा भी बतानी है। और तनकीद बराए तामीर के हम कायल है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि लगातार आप अपनी बात को रखेंगे, प्रोग्रामों के बारे में अपनी आरा को हम तक जरूर पहुंचाएंगे। तो इसी उम्मीद और इसी गुजारिश के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे पर चलते हैं। और गौहर कुछ है इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो आपको बताएंगे कि तवारीख के पन्नों को खंगालने के बाद आज क्या कुछ अहम तरीन इनकी नजर से गुजर चुका है और उन अहम वाक़ात में कौन से ऐसे वाक़ात हैं जो वो आपके सामने रखने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द डे में। जी गौहर। तो नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत नाजरीन जैसे आपको पता ही है, इस हस्ब मामूल हिस्ट्री ऑफ द डे, यानी कि आज तारीख में क्या कुछ हुआ है आज ही के दिन 22 नवंबर मुल्क और आलमी सतह पर, उसके बाद ही खबरों की शुरुआत होगी। लेकिन आज तारीख के पन्नों को पहले हम खंगालते हैं, देखते हैं कि आज ही के दिन क्या कुछ हुआ है। 22 नवंबर साल 1968 में मद्रास रियासत का नाम बदलकर तमिलनाडु करने की तजवीज़ मंजूर हुई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2020 में G20 ममालिक की 2 रोज़ा वर्चुअल समिट ख़त्म हुई, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2000 में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान और ईरान पर पाबंदी आयद कर दी गई, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2012 में पाकिस्तान में 6 मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में 37 अफराद हलाक और 93 अफराद जख्मी हुए हैं। और आज ही के दिन 22 नवंबर साल 1950 में अमेरिका के रमचंड हिल्स में ट्रेन हादसे में 71 अफराद हलाक हुए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 22 नवंबर साल 1963 में अमेरिका के 35वें सदर जॉन एफ कैनेडी का कत्ल हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 22 नवंबर साल 1975 में जुआन कार्लोस स्पेन के बादशाह बने, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 22 नवंबर साल 1997 में डायना हेडन में वर्ल्ड बने हैं। और साल 1998 में मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन ने अदालत में खुद सुपुर्दगी की है, वो आज ही का दिन था और साल था 1998। और आज ही के दिन 22 नवंबर साल 2002 में नाइजीरिया में मिस वर्ल्ड तकरीब के इनेकाद के खिलाफ सैकड़ों अफराद मारे गए। और 22 नवंबर साल 1920 में हकीम अजमल खान जामे इस्लामिया के पहले चांसलर बने। और आज ही के दिन 1864 में हिंदुस्तान की पहली खातून डॉक्टर रुकमा बाई की पैदाइश हुई है, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि हिस्ट्री ऑफ द डे में आज क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको बताया है। बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबर का आगाज करते हैं और सबसे पहले बैनुल-अक़वामी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं, जहां पर रात देर गए हेग के अंदर इंतहाई अहम तरीन इजलास हुआ है। और ICJ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर समाअत के दौरान 3 लोगों के लिए वारंट जो है वो जारी कर दिए गए हैं, अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए हैं। इजराइल के सदर नेतन्याहू, इजराइल के साबिक डिफेंस मिनिस्टर गैलेंटन के लिए और हमास के कमांडर के खिलाफ जो है वो वारंट जो है वो जारी कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू, योआव गैलेंट और मोहम्मद दाइफ के खिलाफ वारंट्स जो है वो जारी कर दिए गए हैं। जो जज थे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC के अंदर, उनकी तरफ से वारंट्स जारी कर दिए गए हैं। वजीर आजम, साबिक वजीर दिफा
और मिलिट्री कमांडर हमास के लिए बयान जो जारी कर दिया गया है उसके मुताबिक जो प्री ट्रायल चैम्बर के अंदर हुआ है उसके तहत रिजेक्ट किया गया है इजराइल की तरफ से, जो चैलेंज किया गया था कोर्ट के अंदर जुरिस्डिक्शन को और दीगर मामलात को लेकर कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी बेंजामिन नेतन्याहू और योहान गैलाड के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर वारंट जारी कर दिए गए हैं। वारंट जारी करते हुए यह भी साफ कर दिया गया है कि न सिर्फ इन दो के खिलाफ बल्कि हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद आइफ के खिलाफ भी वारंट जारी कर दिया गया है कि क्योंकि जिस तरीके से गजा के अंदर जुलाई से सूरत हाल बनी हुई है और 44,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, इसकी जिम्मेदारी जिन लोगों पर है उनको बाज़ाब्ता तौर पर सजा मिलनी चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से लगातार और उनकी हुकूमत की तरफ से अगरचे लगातार ये कहा गया जा रहा था कि ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी, ताहम वारंट्स जो है वो जारी कर दिए गए हैं। एक तरफ से जहां आलमी अदालत ने वारंट जारी कर दिया है, वहीं पर नीदरलैंड के बाद एक और मुल्क ने वारंट पर अमल करने का हुक्म जारी कर दिया, यानी नीदरलैंड तो करेगा ही करेगा। उसके साथ साथ अब एक और मुल्क जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इटली ने भी कमर कस ली है कि वो नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई करेगा, और नीदरलैंड के बाद अब इटली ने भी बाज़ाब्ता तौर पर ICJ की तरफ से जारी किए गए वारंट पर अमल करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारों के मुताबिक इतालवी वज़ीर दिफा ने कहा कि अगर नेतन्याहू इटली आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार होना पड़ेगा। नेतन्याहू के वारंट जारी करने के अदालती फैसले का एहतराम किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया है, और इस तरीके से इजराइल के अंदर पिछले कई दिनों से फ़लस्तीन इजराइल जो सूरत हाल बनी है जिसमें 44,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, और इस अदालत के अंदर इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया गया कि जिस तरीके से सूरत हाल बनाई गई है फ़लस्तीन के अंदर इजरायली हुकूमत की तरफ से कि ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पर नहीं जा सकता है, इमदाद का सामान ले जाने पर पाबंदियां है, और फाका कशी पर वहां के बच्चे बुजुर्ग और बूढ़े इस वक्त मर रहे हैं, ये इंसानियत के खिलाफ है और इंसानियत इससे शर्मसार हो रही है। तमाम तरह शवाहिद और हालात को देखने के बाद ही ये वारंट जो है वो जारी कर दिया, और एक एक करके मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से दुनिया भर के अंदर इस वारंट का एहतराम करने का ऐलान भी कर दिया गया है। इतालवी वज़ीर दिफा की तरफ से भी इस बात का ऐलान कर दिया गया कि अगर नेतन्याहू वहां आते हैं तो गिरफ्तार होना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम का हाल आपको बताते चले कि इस वक्त वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो वादी कश्मीर के अंदर मौसम खुश्क और खुश्क मौसम के साथ ही सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है। गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार वादी कश्मीर के अंदर सर्दी की लहर जारी है, और उसके साथ साथ ही आपको बताते चले चुको महकमे मौसमियात ने पहले पेशगोई की थी कि फ़िलहाल वादी के अंदर मौसम जो है वो जूं का तू रहेगा 25 नवंबर तक, और 25 नवंबर के बाद ही कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी। वादी के मैदानी इलाकों में हल्की जो बारिशें वो हो सकती हैं और बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है, लेकिन 25 तक कोई तब्दीली देखने को नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे कि 21 दिसंबर यानी कि एक माह है अब के बार जब 40 दिन का जो 40 रोज़ा चले कलां वो शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही जो चले कलां की सर्दी जैसी सर्दी आज से ही वादी कश्मीर, ये तस्वीरें आप सुबह सुबह देख सकते हैं कि श्रीनगर के अंदर किस तरह से कोहरा छाया हुआ है श्रीनगर के अंदर। और अगर हम दर्ज हरारत की बात करेंगे वादी कश्मीर के अंदर तो मुख्तलिफ मकामात पर जो दर्ज हरारत दर्ज किया गया है, श्रीनगर के अंदर -0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। काजीगुंड में -2.0 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उसके साथ साथ ही जिला कुपवारा के अंदर -0.6 डिग्री, पहलगाम के अंदर -3.2, उसके साथ साथ ही गुलमर्ग के अंदर -0.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि लगातार वादी कश्मीर के अंदर जो दर्जा हरारत है उसमें कमी नजर आ रही है। और उसके साथ साथ ही सूबा जम्मू के अगर हम मुख्तलिफ अजला की बात करेंगे तो जम्मू के अंदर फिलहाल जो दर्जा हरारत है 10.9, बानिहाल के अंदर 2.3, कछुआ के अंदर 10.8 और लेह के अंदर -4.6 सेल्सियस
रिकॉर्ड किया गया है। यानी कुल मिलाकर मौसम का मिजाज यही बता रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके पारा जो है वो मनफी की ओर चला जा रहा है और रात का दर्जा हरारत अगर सिफर चला गया है और मनफी सिफर की ओर जा रहा है और आने वाले दिनों में ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके का खुश्क मौसम है और ये जो गुज़श्ता दिनों बालाई इलाकों के अंदर हल्की सी बर्फबारी हुई है उससे यखबस्ता हवाएं चल रही हैं और उन्हीं हवाओं का असर यह है कि रात इंतहाई सर्द हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता करके जो सर्दी चिलई कलान के अंदर होती थी वो पहले ही दस्तक दे चुकी है और माना जा रहा है कि अब की बार चिलई कलान के तेवर भी सख्त हो सकते हैं। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक और माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम करवट ले सकता है, बारिशों और बर्फबारी का इम्कान लगाया जा रहा है। ताम सोबा जम्मू के अंदर भी दर्जा हरारत में काफ़ी ज़्यादा कमी आई और ये तस्वीरें खुद बयान कर रही है कि सुबह 8 बजे जब शहर श्रीनगर की सूरत हाल ये होगी तो गाँव देहात के अंदर बालाई इलाकों के अंदर सिचुएशन किस तरीके की होगी। तो ये रात का जो दर्जा हरारत सिफर तक चला गया है या -0 से नीचे चला गया है तो वो ये साफ बता रहा है कि रात किस तरीके से कड़ाके की निकली और यही वजह है कि झील के जो झील डल है, जो कुछ हिस्से हैं झील डल के जो साइड्स पर होते हैं वो मुंजमद होना शुरू हो गए हैं और हल्की सी परत वहाँ पर भी ट्रांसपेरेंट परत जो है वो कई मकामात पर जो है वो देखने को मिल चुकी है। अभी अगरचे फौरी तौर पर इस शदीद ठंड से किसी को राहत नहीं मिल सकती है क्योंकि अभी कुछ दिन और वक्त इंतजार करना होगा जब मगरिबी हवाओं का असर होगा और उसके बाद जो है मौसम का मिजाज बदलेगा। लेकिन जो सयाह वादी कश्मीर का रुख कर रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी ये है कि जनाब आप दिल्ली जैसा मौसम देखते हुए जम्मू कश्मीर ना आए बल्कि जम्मू कश्मीर का मौसम और ये तस्वीरें देखकर अपने गर्म मलबूसात गर्म कपड़े लेकर आइए क्योंकि अब आने वाले दिनों में दिन में थोड़ी सी धूप आपको जरूर नजर आएगी लेकिन शाम 5 बजे के बाद एंटायर सिचुएशन चेंज हो जाती है और शदीद सर्दी और सर्द हवाओं का चलना शुरू हो जाता था। ये तो थी जनाब मौसम के मिजाज की बात जहां पर हमने मुख्तलिफ स्टेशन पर आपको बताया कि सूरत हाल क्या कुछ है। लेकिन जब मौसम के मिजाज की बात बता रहे हैं तो हर मौसम का अपना अंदाज है। खिजा का मौसम भी अपने शबाब पर है और खिजा के मौसम ने हजारों सयाहों को अपनी ओर खींच लाया है और जम्मू कश्मीर और वादी कश्मीर की ओर इस वक्त मौसम खिजा के दौरान सयाहों की तादाद बढ़ रही है। ऑटम सीजन अपने शबाब पर है और टूरिस्ट फुटफॉल भी लगातार बढ़ रहा है। लगभग बाई एयर जो लोग आ रहे हैं बाई एयर कनेक्टिविटी के जरिए से हर दिन तकरीबन 11,000 सयाह जो है वो वया एयर डेली बेसिस पर आ रहे हैं। फ्लाइट ट्रैफिक को बढ़ा दिया गया है और पिछले 3 दिन के दौरान इतलात और खबरों के मुताबिक कमोबेश 212 फ्लाइटों ने टेक ऑफ किया है जी श्रीनगर के लिए और श्रीनगर से वापसी पर भी। और जिस तरीके की सूरत हाल वाइब्रेंट कलर्स ये तस्वीरें इनको देखने के लिए जिसे आप आतिश चिनार कहते हैं यानी वो चिनार का दरख्त जो ग्रीन होता है लेकिन ऑटम आते आते खिजा आते आते इसका रंग सुर्ख हो जाता है और ये सुर्ख लाली देखने के लिए ये रंग देखने के लिए दुनिया भर के लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और इन दिनों सयाहों की एक अच्छा खासा रश जो है इस चीज़ को देखने के लिए आ रहा है। और इब्तदाई खबरों के मुताबिक अब हर दिन परवाजों का शेड्यूल भी बढ़ रहा है और साथ साथ उम्मीद ये लगाई जा रही है कि खिजा के बाद अब जो ही दिसंबर के बाद चिलई कलान की आमद होगी और आखिरी हफ्ता जब दिसंबर का होगा तो सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पर आएगी। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ सईद इरफान फाजिल है जो लगातार इस मौसम में प्रोग्राम कर चुके हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जा चुके हैं। सईद इरफान फाजिल अपडेट करें, खिजा का मौसम है, चिनार के पत्ते जिस तरीके से गिर रहे हैं और ये जो खूबसूरत मंजर इनकी तरफ से दिया जा रहा है इसको देखने के लिए दुनिया भर के सयाह इस वक्त वादी के अंदर मौजूद है और हर दिन ये ट्रैफिक जो है वो बढ़ रहा है। तैयारियां क्या कुछ है, कितनी तैयार रियासती इंतजामिया इन नए सयाहों को इस्तकबाल के लिए? गौर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक कश्मीर की बात करें तो हर मौसम में जो है अलग सी एक खिजा और अलग सी एक खूबसूरती दिखाई देती है और रिसेंटली हमने जी हाँ गुलिस्तान न्यूज चैनल पर प्रोग्राम ऑटम स्पेशल भी चलाया। चलते चलते हम मुगल बागात की ओर पहुंचे जहां पर हमने देखा कि चिनारों के जो खास तौर पे जो रंग है पत्तों के वो बिल्कुल फ्लोरेसेंट कलर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और क्रिस्पी माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है जिस पर काफी ज्यादा मैं कहूंगा कि सयाह जो है लुत्फानंदोज हो रहा है। इन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा बाग जो है निशात का जो कि मुगल गार्डन में है, मगर इसके साथ साथ अगर हम नसीम बाग की बात करें जो हजरत बल में जहां पर कई सारे चिनार के दरख्त है और खास तौर पर जबकि हम
ऑटम को लेकर बात करते हैं तो पतझड़ का मौसम जो है कुछ अलग ही बयां करता है। और इस चीज को लेकर जो है इसका इम्पैक्ट जो है टूरिज्म के साथ काफी ज्यादा है, क्योंकि ये कुछ टाइम का मेहमान होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। मगर इसे देखने के लिए, इन वाइब्रेंट कलर्स को देखने के लिए जो है अलग अलग टूरिस्ट अलग अलग शहरों से, अलग अलग जी हाँ स्टेट से आते हैं। और हमने देखा कि इस वक्त फुटफॉल टूरिस्ट का काफी ज्यादा है, जबकि रोज 11,000 के करीब जो है टूरिस्ट वादी कश्मीर फ्लाइट्स के जरिए आ रहा है, और फ्लाइट्स को भी काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। इन बिटवीन अगर देखें तो आने वाले टाइम में कुछ अच्छे प्रोग्राम्स भी दिसंबर के माह में होने जा रहे हैं, जबकि चिलाई कलान या फिर विंटर फेस्टिवल होता है जिसमें हम क्रिसमस की बात करेंगे, ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर की बात करेंगे, या विंटर सेलिब्रेशंस के साथ कई सारी चीजें जुड़ती है। तो इस वक्त अगर देखा जाए, एक साइड ठंड बहुत ज्यादा है, मगर दूसरी जानिब अगर देखें तो ऑटम का एक अलग सा अच्छा ये बताइए कि ये जो अब सैयाह आ रहे हैं तो मार्केट के अंदर वाइब्रेशन किस तरीके की है, और जो इस सन्नत के साथ ताजिर लोग जुड़े हुए हैं क्या उनके चेहरों पर मुस्कुराहट वापस लौट आई है? क्योंकि पिछले दिनों जब चुनाव चल रहे थे, दीगर चीजें थी, थोड़ा बहुत दुखी थे, गमगीन थे कि जनाब सूरत हाल उतनी बेहतर नहीं हो पाई है। तो क्या हम ये माने अक्रॉस द इंडिया से जो लोग आना शुरू हो गए हैं, एक रौनक है शहर के अंदर, देहातों के अंदर, और सयाहत के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके चेहरे खिलखिला रहे हैं? देखिए, चेहरे भी खिलखिला रहे हैं और काम भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हाउस बोट ओनर्स को लेकर मैं बात करूंगा, जिनका मानना है कि एक्सट्रीमली बुकिंग है, होटल्स को लेकर बुकिंग है, रिजॉर्ट्स को लेकर बुकिंग है। इन बिटवीन अगर मैं डल के शिकारा को लेकर बात करूंगा, जब दिन में धूप रहती है, यकीन मानिए चारों तरफ खूबसूरत सी फिजा दिखाई देती है, डल झील के शिकारा के साथ सैयाह घूम फिरते लेते हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये सिलसिला आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहेगा। इरफान, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, जब 26 जनवरी के बाद ही जो दिल्ली से कश्मीर तक जो वंदे भारत ट्रेन जिसका वजीर आजम खुद इफ्तिताह करेंगे, उसके बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर वादी कश्मीर के अंदर अगर हम सयाहत की बात करेंगे तो काफी ज्यादा फायदा, और लोग भी जो सयाहत के साथ जुड़े हैं उन्हें भी काफी उम्मीद है और इंतजार इस चीज का होगा कि कब ये ट्रेन की शुरुआत होगी। गवर कुछ साहब, इस चीज का इंतजार तो हर किसी को हो रहा है। इट्स अ वंडरफुल गिफ्ट। और साथ ही साथ जबकि ये चीज यहाँ चलेगी तो डेफिनेटली नो डाउट अबाउट इट, गुड्स के साथ साथ यहाँ पर जो है एक्सट्रीम फ्लो जो है टूरिस्ट का जरूर बढ़ेगा, क्योंकि एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है, एक ऐसा जरिया है जिससे आप इजीली फायदा भी उठा सकते हैं। और कुछ समय तक जो है हम भी अब इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब ये चीज चलेगी। इसकी एक्साइटमेंट हर किसी को है। अब इसके साथ साथ जब कॉर्नर टू कॉर्नर ये कनेक्ट हो जाएगी ट्रेन, तो डेफिनेटली आसान सफर बन जाएगा, और सफर के साथ साथ सुहाना सफर बनेगा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब आप कटरा, अंबाला, उधमपुर या दीगर चीजों की बात करते हैं, जब ट्रेन वहां से गुजरेगी और उसके बाद पहाड़ी सफर रहेगा या बाकी चीजें, इट विल गिव अ डिफरेंट नेचुरल इंपैक्ट एज वेल। तो डेफिनेटली ये चीज तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त टूरिस्ट के साथ साथ अच्छी खासी फिजा भी बहुत दिखाई दे रही है। हर मौसम का अपना एक मकाम है। जम्मू कश्मीर के अंदर गर्मी अपने शबाब पर होती है तो लोग उसको भी एंजॉय करते हैं, सर्दियां दस्तक देती हैं और इस तरीके का नज़ारा जब आतिश चिनार देखने को मिलता है तो इसका अपना एक मकाम होता है। और उसके फ़ौरन बाद जब सफ़ेद चादर में पूरी कश्मीर लिपट जाती है तो इंटरनेशनल सैयाह सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर की ओर इस बार आएंगे। उम्मीद इस तरीके की लगाई जा रही है क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स और दीगर चीज़ों का एहतमाम अब की बार बड़े पैमाने पर हो सकता है। अब बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात अब मसले की करते हैं, उस मसले की करते हैं जिसने जम्मू कश्मीर की नींद उड़ाई है, क्योंकि मामला बेरोजगारी का है और सरकारी फिगर सामने आए हैं। बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि पीरियडिकल लेबर फोर्स सर्वे सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है और पीरियडिकल लेबर फोर्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर सरे फहरिस्त है बेरोजगारी के अंदर पूरे मुल्क के अंदर। और याद रखिएगा, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर सबसे पहले और दूसरे नंबर पर उड़ीसा है जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और इस वक्त बेरोजगारी की शरह जो है वो 32% से ज्यादा बताई गई है। और ये माना जा रहा कि पूरे मुल्क के अंदर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर ऐसी है जहां पर शरही बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। पीरियडिकल लेबर फोर्स सर्वे को रिलीज कर दिया गया है जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि पूरे मुल्क के मुकाबले में जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई है। डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के अदाद शुमार को जब आप खंगालते हैं तो डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मानना है कि उनके पास तकरीबन 3,52,000 यानी 3.5 लाख के करीब नौजवान रजिस्टर्ड है जो बेरोजगार है। और ये रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो फर्स्ट क्वार्टर जो है 2024 का उसमें सामने आया है। और उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग वो हैं जो ग्रेजुएट हैं,
पोस्ट ग्रेजुएट है और कुल मिलाकर इनकी शरह जो है 31% बनती है। लेकिन जहां एक तरफ से 32% पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट बता रही है जो मिनिस्ट्री की तरफ से जारी कर दिया गया है, उसमें यह भी कहा गया कि हमारी ख्वातीन बहनें जो है जो पढ़ लिखी है वो भी सरफहरिस्त है इस बेरोजगारी की शरह में, क्योंकि उन्हें भी किसी तरीके की रोजगार की कोई भी गारंटी कहीं से नहीं मिली है। तो एक तरफ से सन्नती इनकलाब के बड़े दावे हो रहे थे, सन्नत के अंदर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोजगार फराहम करने का बड़ा मंसूबा हाथ में लिया गया था। वहीं पर पीरियोडिकल लेबर फोर्स की जो रिपोर्ट सामने आई है उसने एक बार फिर बड़ा सवाल पैदा कर दिया है कि इस बड़े और अहम मसले को किस तरीके से निपटा जाए। क्या कुछ है रिपोर्ट के अंदर, सीधे इमरान नायकू के पास श्रीनगर चलेंगे। इमरान, पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे सामने आया है, मरकजी वजारत ने रिपोर्ट को सामने रखा है, यानी ये फिगर्स ऑफिशियल फिगर्स है जो ये बता रही है कि पूरे मुल्क के अंदर अगर कहीं पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है वो जम्मू कश्मीर है, और यहां पर पढ़े लिखे नौजवानों की भी बेरोजगारी है और स्किल और अनस्किल लेबर जो है वो भी इसी तरीके से परेशान है, क्योंकि कोई भी मुनासिब और माकूल इंतजाम नहीं किया गया है एज कंपेयर टू दिल्ली, जो जोग्राफियाई सूरत हाल के मुताबिक हमसे छोटी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जॉब एवेन्यूज और दीगर चीजें सबसे ज्यादा बढ़ा दी गई है, और अदर स्टेट्स का भी मुकाबला इसी पीरियोडिकल सर्वे रिपोर्ट के अंदर किया गया है। क्या कुछ रिपोर्ट के अंदर की कहानी है और किस तरीके से जम्मू कश्मीर को रिफ्लेक्ट किया गया है यहां पर? देखिए, ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। जिस तरह से आपने भी कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के पीरियोडिक लेबर सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो शरह है, खासकर अर्बन इलाकों में, दही अर्बन एरियाज में, बिल्कुल शहरी इलाकों में, तो वो 32% पहुंच चुकी है। और इसमें सबसे ज्यादा जो कंसर्निंग सिचुएशन है या जो तशवीशनाक सूरत हाल है वो खवातीन है, वो अनएम्प्लॉयमेंट विमेन है, जिनकी शरह 56% पहुंच चुकी है इस सर्वे के मुताबिक। और अगर पूरे मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर का मुवाजना किया जाए तो जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क में पहले नंबर पर है इस सर्वे के मुताबिक, जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ताल्लुक है। और इस सर्वे के मुताबिक 15 से 29 साल की उम्र के नौजवान जो है वो बेरोजगार बताए गए हैं। और पूरे मुल्क के साथ इस सर्वे में जम्मू कश्मीर को जो डेटा दिया गया है उसके मुताबिक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, जैसे कि गवर्नर साहब ने आगाज में कहा। लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जैसे आपने सनती इनकलाब की बात की, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात की, जॉब या फिर इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात की, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात की, लेकिन गवर्नमेंट के ही जब फिगर सामने आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो इस पे मायूसी भी होती है, इस पे तशवीशनाक सूरत हाल भी हमें देखने को मिलती है। और इस पे देखने की बेहद ज़रूरत है, खासकर जब हम नौजवानों की बात करते हैं। और जो ये फिगर, जो ये पीरियोडिक सर्वे हमें बता रही है, जिसमें नौजवान जो है काफ़ी तादाद उनकी जो है अनएम्प्लॉयमेंट, और साथ साथ ये कि जो इसी साल पहले 3 माह में जो यहाँ की गवर्नमेंट ने लेबर डिपार्टमेंट ने जो एक डेटा शेयर किया था, उनके इदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 3,52,000 जो यहाँ पे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स जिन्होंने मास्टर्स की डिग्रियां की है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना फिर इमरान, एक तरफ से सन्नत के बलबोते पर हम ये कह रहे हैं कि इसको कंट्रोल करें, दूसरी तरफ से हमारी जोग्राफी सूरत हाल ये है कि हम टेल एंड पर है या डेड एंड पर है, जहां पर आप कुछ भी बनाएं तो वो जब मुल्क के मार्केट में जाएगा तो वो महंगा होगा, या आप खाम माल लाकर यहां पर बनाएंगे फिर भेजेंगे तब भी एज कंपेयर टू योर नियरेस्ट स्टेट्स वो काफी ज्यादा महंगा होगा। तो एक तरफ से कि जो ख्वाब और मंसूबा हम देख रहे हैं कि शायद यहां पर हम प्रोडक्ट करके मार्केटिंग करें, वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ से जो बड़े सरमायाकार है जिन्होंने मुल्क भर के अंदर बड़े बड़े असासे बनाए हैं, उनका जम्मू कश्मीर की ओर रागिब करना, उन्हें जम्मू कश्मीर लाना सरकार की अवलीन तरजीह होनी चाहिए थी। शायद पिछले 10 साल में भी कहीं पर वो कामयाबी नहीं दिखी, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ रिबन जरूर कटे, कुछ फोटो सेशन जरूर हमने 5 साल में देखे, लेकिन उसमें लेबर फोर्स कितना लगा, उसमें डिजिटल फोर्स कितना लगा, उसमें हमारा क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड लोग जो है वो कितने लगे, उस पर आज भी एक बड़ा सवाल है। नो डाउट फंक्शन जरूर हुए हैं। जी
बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से सरकार की तरफ से ये बताया गया कि अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स आएंगे, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को तरतीब दिया गया ताकि यहाँ जो स्किल डेवलपमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस है उनको एस्टैब्लिश किया जाएगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी से यहाँ पर इंडस्ट्रीज कायम होंगी और यहाँ के लोकल यूथ को एम्पावर किया जाएगा, यानी कि उनको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन एज ऑफ नो जो हम सूरत हाल ज़मीनी सतह पर देख रहे हैं, जैसे कल भी हमने एक खबर चलाई थी कि ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप देखिए, आज सुबह अभी कुछ देर पहले, कुछ मिनट्स पहले तकरीबन 7 वीडियोस मुझे दिल्ली से रिसीव हुए हैं, जो यहाँ के आर्टिजन्स दिल्ली के अंदर जो है, जिन्हें यहाँ से लिया गया उस ट्रेड फेयर में, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, और उनके साथ किस तरह का इस्तेसाल हुआ है और यहाँ के लोकल आर्टिजन्स के साथ जो ये इस्तेसाल हुआ है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि दावे बहुत बड़े हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी तो है हमारे पास, लेकिन इसको कब तक अमलाया जाएगा, इस पे कब तक इस पर एक स्ट्रेटजी तरतीब दी जाएगी, शायद एक और चीज जानना चाहूंगा, क्या अब ये उमर सरकार के पास एक बड़ा चैलेंज होगा, जिस तरह से जो आंकड़े पे सामने आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर मुल्क के अंदर सबसे, जहां जो बेरोजगारी की शरह है सबसे ज्यादा है, अब उनके पास भी वो एक बड़ा चैलेंज होगा इस बेरोजगारी पर काबू पाने का? देखिए, हर हुकूमत, जो भी हुकूमत आती है उसके लिए बहुत सारे चैलेंज होते हैं, मसाइल होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज भी है, और इस चैलेंज को बहुत हद तक उनको जो है फेस भी करना पड़ेगा और कोशिश करनी है इसको रिजॉल्व करने की। वो यहाँ की बेरोजगारी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि नौजवान, जैसे कल भी हमने एक रिपोर्ट चलाई थी कि मेंटल हेल्थ का इशू जो है वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों में बढ़ता जा रहा है, खासकर 15 से 30 साल की उम्र के। एक दूसरा ये कि जो ऑलरेडी तकरीबन 60,000 यहाँ पे कैजुअल लेबर्स का मामला काफ़ी टाइम से है, और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो सर्वे सामने आई है कि 3.5 लाख बेरोजगार, और वो भी ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स। बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसरों की पोस्टें खाली है, असिस्टेंट प्रोफेसरों की पोस्टें खाली हैं, डॉक्टर्स की पोस्टें खाली हैं, टेक्निकल्स की पोस्टें खाली हैं, नॉन टेक्निकल्स की पोस्टें खाली हैं। और ये जो तस्वीर इसलिए मुझे चलानी पड़ी और इस पर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई पूछ रहा था सोशल मीडिया पर, सर ये तस्वीर को क्यों आप चला रहे हैं आर्मी की? जनाब, ये रेलेवेंसी इस खबर के साथ है। 300 असामियां पुर करनी थी आर्मी के अंदर, लाखों नौजवान उमड़ कर आए 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये जो लोग बाहर आए और जिस तरीके से इन्होंने रैली में शिरकत की और अपनी भर्ती मुहिम को करना चाहा, ये आपको बता सकते हैं कि सूरत हाल क्या है और कितनी ग्रेव ये इस वक्त सिचुएशन बनी है, कितनी अहम ये सिचुएशन है, जिसको टैकल करना इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मुश्किल तरीन काम है। और ये तस्वीर खुद बयान कर रही है कि पढ़ा लिखा नौजवान हो या कम पढ़ा लिखा हो, हर एक रोजगार के लिए परेशान है। और सरकारी आंकड़े आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 32%। अगर गवर्नमेंट 32 बता रही है तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के रिपोर्ट को जब आप खंगालेंगे, CMI की रिपोर्ट को जब आप खंगालेंगे, तो ये शरह आपको और ज्यादा ऊपर दिखेगी, क्योंकि पिछले कई सालों से एक प्रोसेस रुका हुआ है जिसकी वजह से सूरत हाल ये बनी हुई है। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से हमारी यूनिवर्सिटी से, हमारे इदारों से लोग फारिग होकर बाहर आ रहे हैं, बाहर से लोग पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंजप्शन कितनी हो पा रही है, तस्वीर आपके सामने है। और सरकारी रिपोर्ट हमने आपके सामने रख दी है कि 32% से ज़्यादा बेरोजगारी की शरह इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है। एक तरफ से ये मसला है, दूसरी तरफ से फटाफट से हम दूसरी खबर पर आएंगे और आपको ये बताएंगे कि अब सुसाइड यानी खुदकुशी के इक़दामात भी बढ़ रहे हैं। और ये हम नहीं बता रहे हैं हवा में, बल्कि NCRB की ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है जिसने इस बात का खुलासा किया है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान डिप्रेशन का शिकार हुआ है और इस वजह से उसको एक ही रास्ता बाद में मिलता है, वो खुदकुशी का है। और इक़दाम खुदकुशी के वाक़ात में इजाफा हुआ है और तकरीबन 70% सुसाइड अटेम्प्ट्स जो हुए हैं, जो इंडिविजुअल्स ने किए हैं, वो डिप्रेशन की वजह से हुआ है। और जब आप इसको मजीद खंगालेंगे, रिपोर्ट्स को देखेंगे, तो डिप्रेशन कई तरह से उनको हुआ है। या तो एकेडमिक फेलियर्स उनका है, या रिलेशनशिप फेलियर्स है, डोमेस्टिक अब्यूजेस हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, ऑनलाइन हैरेसमेंट है, या सबसे बड़ा मामला ये कि उनके पास पैसा नहीं है और घर में आगे चूल्हा कैसे चले, इस पर एक बड़ा सवाल है।
जी हाँ नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से खुदकुशी करने की कोशिशों में इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िस्ता 3 सालों के दौरान इस रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो इस रिपोर्ट NCRB की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आया है कि गुज़िस्ता 3 सालों के दौरान तकरीबन 1700 अफराद ने खुदकुशी करने की कोशिश की है और इसमें से 70% ऐसे हैं जिन्होंने खुदकुशी की है जो कि डिप्रेशन के यानी कि जहनी दबाव, जहनी तनाव के शिकार हैं, जिन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। और अगर हम NCRB की रिपोर्ट माने तो माना जाता है कि एवरेज अगर हम देखें इस खुदकुशी करने की कि रोजाना 2 अफराद कम से कम खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि रोजाना की बुनियाद पर 2 अफराद पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि माना जाता है कि डिप्रेशन के जो नौजवान शिकार हैं, जिनमें से खवातीन भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल है, जो कि खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये माना जाता है कि इसमें इजाफा भी हो सकता है क्योंकि कुछ ऐसे मामले हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। ये इन मामलों की बात है जो रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी होते हैं सोशल स्टिग्मा की वजह से वो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, उसमें इजाफा हो सकता है। और अगर हम बात करेंगे कि वजूहात की कि क्या कुछ वजूहात हैं जिनसे ये सुसाइड अटेम्प्ट्स में ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, इनमें माना जाता है कि जैसे पहले ही इशफाक गौहर ने बताया आपको कि एकेडमिक फेलियर, चाहे तालीम को लेकर उसमें फेलियर होना, और उसके साथ साथ ही रिलेशनशिप, आपका किसी के साथ कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें फेलियर होना, ये भी उस अफराद को, उस शख्स को या उस औरत को डिप्रेशन का मर्ज बनाती हैं, जिसके बाद ही वो खुदकुशी करने की कोशिश करती हैं। उसके साथ साथ ही डोमेस्टिक अब्यूज़ उनमें होता है एक, उसकी वजह से भी जहनी तनाव, और उसके बाद जब उनको लगता है कि शायद मैं फेल हो गया हूं तो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा। और उसके साथ साथ ही कई फैमिलीज़ के अंदर जो फैमिली डिस्प्यूट होते हैं वो भी एक बड़ा और अहम वजह माना जाता है, उसकी वजह से भी इंसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहा है। और उसके साथ साथ ही ऑनलाइन हैरेसमेंट जो आजकल सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि कई बार कभी वीडियोस होते हैं शेयर, तो उसके बाद जब उसी के पास लगता है कि शायद मेरे पास कोई अब चारा नहीं है खुदकुशी करने का, तो वो उसके बाद ही खुदकुशी करने की कोशिश भी कर रहा है। और उसके साथ साथ ही ये भी माना जाता है कि बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से पहले इंसान तो डिप्रेशन का शिकार होता है और उसके बाद ही वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। चलिए जनाब, ये तो खुदकुशी के वाक़ात और NCRB की रिपोर्ट जो बता रही है कि 3 साल के दौरान ऐसे लोग थे जो 1700 लोग बचाए गए हैं, लेकिन ये रिपोर्टेड केस से अनरिपोर्टेड केस कितने हैं ये भी मेरी एक सोसाइटी का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये सूरत हाल जो है वो चल रही है। जनाब यहाँ पर वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो जरा आपको कौमी शाहरा का सफर भी करवाते हैं और आपको बताएंगे कि याद माजी किस तरीके से खूबसूरत हो रही है, इस पर बात करेंगे। और आपको सीधे सरहद पर भी लिए चलेंगे जहां पर डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर जारी किया है। और खबर यह है कि एक IED भी बरामद हुई है। तीनों खबरों पर आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहेगा हमारे साथ।
चलिए ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जी के में नाजरीन एक और पड़ाव में हम दाखिल हो चुके हैं। अब ज़रा बात करेंगे जवाहर टनल के हवाले से। जी हाँ नाजरीन, जिस पर जो जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से तज़ीन आराइश का काम उस पर शुरू किया गया था वो मुकम्मल होने के करीब है और माना जाता है कि अगले माह उसे आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, उस काम को मुकम्मल किया जाएगा। जिसके बाद ही आपको बताते चले कि ये ट्विन ट्यूब जवाहर टनल जिसको पब्लिक के लिए खोला जाएगा, दिसंबर में इसे पब्लिक के लिए खोला जाएगा, जिस पर जो तज़ीन आराइश का काम अपग्रेड करने के लिए हवाले से जो काम इस पर चल रहा था वो मुकम्मल हो चुका है और अब दिसंबर आने वाले महीने के दौरान उसे पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। और आपको बताते चले कि इस जवाहर टनल को तकरीबन 1956 में बनाया गया था जम्मू कश्मीर के हवाले से और इस काम पर जो इस टनल पर जो काम हुआ है उस पर करीब 62.5 करोड़ रुपए जो वजारत रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ की जानिब से मंजूर हुआ था उस पर लागत की गई और इस लागत के बाद ही इसको तज़ीन आराइश का काम मुकम्मल हो चुका है और अब इसे दिसंबर के महीने में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। अच्छा जी, ये वो टनल थी जो 1956 में तामीर की गई थी और यही रास्ता था जो जम्मू को कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ और कश्मीर, लद्दाख और जम्मू को पूरे मुल्क के साथ जोड़ता था, क्योंकि वाहिद एक कौमी शहरा था और ये वाहिद एक रास्ता था जहाँ पर पूरा ट्रैफिक मूवमेंट होता था और आर पार जो काम था वो चलता था। अब जो इतलात और ख़बर सामने आ रही है कि अब इसमें ज़बरदस्त जदीद आलात लगाए गए हैं। तकरीबन 70 से ज़्यादा हाई डेफिनिशन CCTV कैमराज लगाए गए हैं, स्मोक और फायर सेंसर्स लगा दिए गए हैं और साथ साथ अब मॉनिटरिंग रूम भी बना दिया गया है, टाइम सुपरवाइजरिंग रूम भी बना दिया गया है। और ये जो दूसरी टनल हमारी बनी है जहाँ से अभी ये रास्ते चल रहे हैं, अगर इस टनल को भी अब दोबारा खोल दिया जाएगा तो आपका जो कुछ पैच के अंदर बहुत ज़्यादा रश रहता है वो ख़त्म हो जाएगा और दोबारा से ये हिस्टोरिकल टनल जो है काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए BRO की तरफ से अनथक कोशिश जो है वो की गई है। आरिफ वहीद हमारे साथ है। आरिफ, बानिहाल का जब हम नाम लेते हैं तो बानिहाल और इस टनल का चोली दामन का साथ है। कुछ वक्त के लिए हमने देखा था जब दूसरी टनल्स बनाई गई थी तो ये हिस्टोरिकल टनल नज़रों से ओझल हो गई, बहुत कम लोग यहाँ से सफ़र करते थे बल्कि ना के बराबर थे, जिसके बाद सरफेस ट्रांसपोर्ट हाईवेज वजारत ने यह फैसला लिया कि अब इसको रिनोवेट किया जाएगा। माना जा रहा कि जदीद खदोखाल पर इसको रिनोवेट किया गया है, तो क्या बानिहाल के लोगों की जो शिकायतें थी कि जनाब हमें नज़रअंदाज किया गया है और बहुत सारे लोग जो इस रास्ते पर अपने कारोबार को चलाते थे उन्हें भी लग रहा था कि शायद अब ये दोबारा नहीं खुल पाएगी, लेकिन जिस तरीके से फैसला लिया गया, मुकम्मल काम किया गया और अगले माह तारीख दी गई कि ये रास्ता भी आमदरफ्त के काबिल है, किस तरीके से आवाम इसको देख रही है और BRO क्या कुछ मानना है, जदीद क्या कुछ इसमें किया गया, क्योंकि इसमें कहा गया था कि लाइफ शेल्फ जो इसका था वो ख़त्म हो गया, ये कभी भी कलेप्स हो सकती है, लेकिन अब माना जा रहा है कि इसको दोबारा से रिनोवेट किया गया है, जदीद आलात लगाए गए हैं। तो BRO की टेक्निकल टीम क्या कुछ इस पूरे मामले पर कह रही है? जी बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि 1956 में जो है ये टनल जो है वो तैयार की गई थी और उसके साथ में अगर देखें तो मुल्क के साथ साथ जो है यानी जो रियासत के साथ साथ जो दीगर हिस्सों के साथ जोड़ने वाला ये वाहिद शाहरा था और कहीं ना कहीं पे जब इसको बीच बीच में जो है रिपेयर करने की कोशिश की गई लेकिन वो थोड़ा सा जो है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतर नहीं देखा गया, तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने ये फैसला लिया कि इसमें तकरीबन जो उस तरह से काम किया जाए जिससे कि ये इसकी लाइफ भी जो है और कई साल तक जो है वो बेहतर रहेगी। जहां एक तरफ से हमारे पास नवयुगा टनल है और उसके साथ में जिस तरह से आपने कहा कि अब इसमें जो ऑपरेशनल ये बहुत कम था या सारी चीजों को देखकर, लेकिन अब जब ये मुकम्मल होने को जा रहा है और दिसंबर में इसको ऑपरेशनल किया जाएगा, कहीं ना कहीं पे लोकल सतह पे इस पुराने जवाहर टनल जो 2.5 किलोमीटर ये ट्यून ट्यूब है उसमें बहुत सारे लोग जो है इसके फेस के सामने कारोबार करते थे, तो उनकी भी उम्मीदें जाग गई है कि अब इसमें जो ऑयल टैंकर्स है, चिकन की गाड़ियां या बाकी जो कुछ गाड़ियों में एक्सक्लूसिव का कंपनीज के लिए सामान होता है, तो ये पूरी तरह से ऑपरेशनल इसको किया गया है जिसमें 70 से ज्यादा जो हाई डेफिनेशन कैमराज,
मॉनिटरिंग रूम और सारी चीजें, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये टनल जो है काफी ज्यादा अहमियत का हामिल है। और कहीं ना कहीं पे ये एक बड़ी उपलब्धि है जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने फंडेड करके जो है बीआरओ ने इसे पाई तकमील तक पहुंचाया है। और कहीं ना कहीं पे अब सफर में जो तो है हम ये माने कि और जो आसानी, ऑल्टरनेट टनल बनाया गया था वहां से अब हाई एक्सप्लोसिव वाला मटेरियल जो श्रीनगर जाता है वो इस टनल से होते हुए जाएगा, और जो हैवी व्हीकल्स हैं उन्हें भी यहीं से रूट किया जाएगा ताकि वहां पर प्रेशर कम हो और पैसेंजर और दीगर व्हीकल जो है वो वहां से इजीली थ्रू एंड फ्लो हो जाए। बिल्कुल सर, इसमें जिस तरह से जो ऑयल टैंकर्स है, बाकी एक्सप्लोसिव कुछ जो चीजें होती है जो कंस्ट्रक्शन में जो है कंपनीज को दरकार होता है ऑन द फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो चीजें होती है, तो वो सारी चीजें वहां से हो जाएगी। लेकिन इस टनल को बहुत खूबसूरत तरह से जो है बनाया गया है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि वो सारी चीजें जो है हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचाए कि क्या क्या वहां पर जो है और मजीद पेश रफ्त हुई है। और यहाँ पर अगर देखें तो इसको जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया, चूंकि बीआरओ ऐसे स्ट्रेचेस में काम करती है जो मुश्किल तरीन एरियाज कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर ये माने तो बीआरओ का एक बहुत बड़ा ये कदम है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और कहीं ना कहीं पे ये एक बड़ी उपलब्धि है जहाँ पर इस ट्विन ट्यूब को फिर से यहाँ पर मुकम्मल किया गया और खूबसूरत तरह से इसको पाई तकमील तक पहुंचाया गया है। जो बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि दिसंबर के वस्त में या आखिर तक इस दोनों ट्यूबों को, जवाहर टनल के ट्यूबों को खोल दिया जाएगा। रिनोवेशन का काम चल रहा था, 62 करोड़ से ज़्यादा रकम इस पर सर्फ हो गई और माना जा रहा है कि इंतहाई खूबसूरती के साथ अब इस टनल को दोबारा से तामीर कर दिया गया है। तो ये जनाब थी बात जवाहर टनल की याद माजी को दोबारा ताज़ा करने की कोशिश थी। लेकिन अब ज़रा चलते हैं सरहद पर और बात ज़रा सांबा की आपके सामने रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया है। और यह हुक्मनामा तब जारी कर लिया है जब ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें बीएसएफ और दीगर सिक्योरिटी का अमला था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि अब तमाम लोगों का यहाँ पर रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सांबा की तरफ से ऑर्डर जारी करते हुए कह दिया गया कि जितने भी लोग सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास रह रहे हैं, चाहे वो किराए पर है, चाहे वो वर्कर्स है, इंडस्ट्रीज के अंदर है या किसी भी तरीके से इस इलाके के अंदर है, लेकिन उनका ताल्लुक सांबा से नहीं है, तो उनका मुकम्मल तौर पर खाका जो है और डाटा जो है वो पुलिस के पास आना चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन को लाजमी करार दिया गया है। और ये तमाम मामला जो है आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल करने हैं। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सांबा की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि अगर कोई भी रेजिडेंशियल हाउस, बिजनेस परमिसेस, एग्रीकल्चर लैंड या किसी भी तरीके से कोई टेम्परेरी शेड के अंदर रह रहा है, स्लम्स के अंदर रह रहा है, उन तमाम की फिजिकल वेरिफिकेशन, उनका डाटा कंपाइल करना अब इंतहाई ज़रूरी बन गया है। क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें इस बात का खदशा जाहिर किया गया है कि बैरूनी रियासत से कुछ क्रिमिनल्स, कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स और एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरीके से स्लम्स और दीगर जगहों पर रह रहे हैं और दरपर्दा साजिशों का शिकार होते हुए जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से हुक्मनामा जारी कर दिया है। सीधे सांबा चलेंगे क्योंकि पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी 2 बार इसी तरीके के ऑर्डर जो वो जारी कर दिए गए। अब की बार जरा सख्ती है ऑर्डर में और 10 दिन का टाइम दिया गया है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ है। ऋषि, जरा अपडेट करिए, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर निकाला है ये सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर के पास 2-3 किलोमीटर में रहने वाले लोगों के लिए है? एंटायर सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोग रह रहे हैं, सांबा के नहीं है, बाहर से किराया पर है, किसी तरीके से वहाँ कामकाज कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर है, उन सब के लिए लाजमी करार दिया गया है? और इन केस कोई फेल होता है ये सारा डाटा देने के लिए तो पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी इस ज़िम्मन में? देखिए गौर जी, आपको बताते चले कि बॉर्डर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वक्तन वक्तन इस तरह के कई अहम फैसले जो है वो लिए जाते हैं बॉर्डर की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर का जितना भी इलाका है, सांबा जिला का, तो यहाँ के लिए एक फरमान है। जिस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें बीएसएफ के अधिकारी भी मौजूद थे, जिला पुलिस सांबा के आला अधिकारी और डीएम सांबा खुद भी मौजूद थे। और इसी मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले जितने भी लोग हैं जो अपने घरों पर टेनेंट्स रखते हैं या जो आप कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर काम करने वाले वर्कर्स हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पर काम करने वाले वर्कर्स हैं, या फिर जो फार्मर्स अपनी लैंड जो है वो
उनको किराए पर दे देते हैं कि आप यहाँ पर रहकर काम करें। तो कहीं ना कहीं इनकी आड़ में कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हो सकते हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हो सकते हैं जो यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी को लेकर बीएसएफ की तरफ से एक रिकमेंडेशन जो है वो दी गई थी एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसको लेकर कुछ संज्ञान लिया जाए। और इससे पहले भी कई ऑर्डर्स जो है वो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं। तो अब ये फरमान जारी किया गया कि जितने भी टेनेंट्स हैं, जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं, वो उनकी टेनेंट्स की तमाम वर्कर्स की जो है डिटेल रिपोर्ट जो है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में देंगे। और अगर ये रिपोर्ट वक्तन टाइम पर नहीं आती है तो उसके बाद कार्रवाई जो है वो उक्त की जाएगी, जो कि बीएनएसएस के तहत जो है ये कार्रवाई की जाएगी। तो लेकिन मैं याद कराना ये मानूं कि जो इनपुट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है और जो इनपुट पुलिस के पास था, इन दोनों को कर्ब किया गया और उसके बाद ही डीएम से ऑर्डर निकलवाया गया ताकि शिकंजा कसा जाए। तो हरकत किस तरीके की इस वक्त है स्लम्स के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर? क्या कुछ दिख रहा है कि मशकूक चीजें हो रही हैं या अब आगे कार्रवाई के लिए एक रास्ता खोल दिया है पुलिस ने? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हुए, खासतौर पर आईबी के इलाके की बात करें तो यहाँ पर अक्सर हमने देखा कि घुसपैठ की कोशिश जो है वो लगातार होने की चांसेस रहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये ऑर्डर जो है वो एक पूरी तरह से जो है वो सख्ती से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले एक ऑर्डर ये भी जारी किया गया था कि जो एंटायर आईबी का इलाका है, सांबा जिला का, यहाँ पर नाइट कर्फ्यू जो है वो भी अमल में लाया गया था। क्योंकि वो भी इसलिए लाया गया था कि जो बाहरी लोग यहाँ पर कुछ ऐसे लोकल्स की आड़ में यहाँ शरण लिए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर माहौल को खराब कर सकते हैं। तो उसी को देखते हुए अब इंडस्ट्रीज हो, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हो, तमाम ऐसे इदारे हैं यहाँ पर बाहरी राज्यों के लोग यहाँ पर आकर काम करते हैं। तो ये उनके मालिकों को, लैंडलॉर्ड्स को, जो कंपनी के ओनर्स हैं, उनको ये कह दिया कि आप इनकी डिटेल जो वो 10 दिनों के अंदर अंदर जारी कर दीजिए। अगर आप ये डिटेल प्रोवाइड कराने में फेल होते हैं तो आपके ऊपर उक्त कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि इनपुट्स भी लगातार मिल रहे हैं, उसी के आधार पर सर्च ऑपरेशन भी लगातार अलग अलग इलाकों में यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। तो मुझे लगता है कि कुछ इनपुट्स हैं, उसी के आधार पर ये जो ऑर्डर्स हैं ये अब सख्ती से यहाँ पर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, इन ऑर्डर्स को जारी किया जा रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ध्यान है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी को पूरी तरह से पुख्ता करना है। उसी को लेकर आप हमारे साथ बने रहे। एक और बड़ी खबर आ रही है सांबा से, आप हमारे साथ बने रहे। सांबा के अंदर एक और आईडी बरामद कर ली गई। जरा के हवाले से खबर आ रही है कि एक शख्स के जमीन के अंदर एक आईडी को बरामद किया गया है। M16 जो आईडी है उसे बरामद किया गया है, लेकिन उसके बाद ही पुलिस को इत्तला दी गई है, लेकिन अभी तक उस आईडी को नाकारा नहीं बनाया गया। जराये के हवाले से खबर आ रही है। आपको बताते चले कि सांबा से बड़ी खबर, जहां पर M16 जो माइन है, आईडी है, उसे बरामद किया गया है और गुरदाब सिंह नामी एक शख्स की जमीन जो है वहां से उस आईडी को बरामद किया गया है और उसके बाद ही अभी तक उस आईडी को नाकारा नहीं बनाया गया है, लेकिन माना जाता है कि आज इसे नाकारा बनाया जाएगा क्योंकि पुलिस को इत्तला दी गई है और पुलिस जो बम स्क्वाड टीम है उसे वहां पर लाया जाएगा, जिसके बाद ही इस आईडी को नाकारा बनाया जाएगा। तफसीलात के लिए हमारे साथ ऋषि हैं। ऋषि, जरा मजीद अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है जो M16 माइन जो है वो बरामद हुई है, क्या कुछ मजीद अपडेट है इसमें? देखिए, बिल्कुल देर शाम को कल ये जो एंटी टैंक माइन है ये सांबा के बसंतर इलाके के पास जो ये रिकवर हुआ है। आपको बता दें कि वहां का रहने वाला एक स्थानीय व्यक्ति जिसके वहां पर खेत हैं, खेतों में जब वो जा रहा था उसने देखा कि एक जो एंटी टैंक माइन जो कि एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट था ये उसने देखा और उसने फौरन जो है वो इतला करी है पुलिस को और उसके बाद पुलिस टीम ने भी इसका संज्ञान लिया है। लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि जो एंटी टैंक माइन है ये अभी उसी जगह पर पड़ा हुआ है। कुछ ही देर में यहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और इसे अपनी कस्टडी में लेगी। लेकिन आपको बता दें कि अक्सर इससे पहले भी इस तरह की कई वारदातें, इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, क्योंकि इसके साथ लगता बॉर्डर का इलाका भी है। तो जंग के समय में हो सकता है कि इस तरह के जो हथियार हैं, बताइएगा ये एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है जहां पर ये बता रहे हैं कि एंटी टैंक माइन जो है ये देखी गई है और कितने बजे का ये रिपोर्ट है जब ये खेत में जाते हुए आदमी ने देखा? देखिए, देर शाम का ये वाकया है। जिस तरह से अक्सर आपने देखा है कि इस समय जो खेतों में तमाम किसान है वो पहुंचते हैं अपने कामकाज के लिए, तो उसी समय ये देखा गया है कि उसने भी ये देखा कि एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है, उसने इसको टच नहीं किया। उसके बाद फौरन आसपास के लोगों को इतला करी है, वहां पर पुलिस को भी बताया गया, लेकिन अभी तक पुलिस जो वो पहुंची नहीं थी कल देर शाम को। लेकिन अब जो है ये पुलिस अभी पहुंचेगी अपने बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ और उसको यहाँ से अपनी कस्टडी में लेकर इसे सेफ जगह पर जाकर डिफ्यूज किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये फूलपुर का इलाका है, बसंतर के पास का,
और यहाँ से आईबी का इलाका जो है वो भी नजदीक ही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल ये अपडेट जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें पैनिक वाली कोई बात नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के हमारे साथ मामले ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि किस तरीके से सूरत हाल बनी हुई है। अब चलते हैं जी आगे, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार चलेंगे सीधे श्रीनगर, जहां से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारे मेहमान मुफ्ती अब्दुल हमीद नईमी साहब। मामला नौजवानों का है, शादियों का है, रसूमात का है, और आज मुफ्ती साहब से थोड़ी बहुत और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कि हल इस ज़िमन में क्या कुछ वो पेश कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार इस बड़े मामले पर गुफ्तगू। तिजारती वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल प्रोग्राम सलाम जेके में। एक और पड़ाव पर हम आ गए हैं, थोड़ी देर में आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे, लेकिन याद रखिएगा अब जो गुफ्तगू होगी ये हमारे माशरे के उस दर्द पर है जिससे हम रोज़ देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन हल निकालने की कोशिश नहीं करते हैं। उन बेटियों की बात है जो उम्र की उस हद तक पहुंच चुकी है जहां पर उनकी शादियां होनी चाहिए थी, उनके निकाह होने चाहिए थे, लेकिन हमने सिस्टम को इतना बिगाड़ दिया, इस तरीके से मुआशरे को खड़ा कर दिया कि शादी का नाम सुनते ही ज़मीन खिसक जाती है, इंसान के रोकड़े खड़े हो जाते हैं और इंसान ये सोचने पर मजबूर होता है कि आया मैं इस मजहबी फरीज़े को अंजाम दूं या नहीं, क्योंकि सूरत हाल इस तरीके की बनी है। अब यह मामला सिर्फ सूबा कश्मीर तक ही महदूद नहीं है। आप पीर पंचाल की वादियों में देखेंगे, चिनाब वादियों को खंगाल कर देखेंगे, या जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला में देखेंगे, सूरत हाल हर तरफ से इसी तरीके की बनी हुई है। मुसलमान तो तबाही के दहाने पर था ही, गैर मुस्लिम यानी हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई भी इसी नविश और इसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसके बाद सूरत हाल ये है कि लाखों की तादाद में वो नौजवान बेटियां, वो नौजवान भाई इस वक्त सामने हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर चली गई है, और हम अभी भी होश के नाखून नहीं ले रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से लगातार हम ये देख रहे हैं कि कादर की नाम सरकार ने इन्वॉल्व हो के अब कोई कदम उठाना चाहिए, यानी जो मैंने करना था मैं वो करने के लिए तैयार नहीं हूँ, अब सरकार का लठ चलना चाहिए, सरकार का जोर बाजू होना चाहिए, सरकार का हुक्म आना चाहिए, तब जाकर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, वरना मेरी समाज के अंदर इतनी औकात नहीं कि मैं कोई बात करके तब्दील करूँ किसी के जहन को। इसलिए इस पर गुफ्तगू हम लगातार कर रहे हैं, और आज भी मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मोहताज तारुफ बिल्कुल भी नहीं है, मारूफ इस्लामिक स्कॉलर है, मुफ्ती अब्दुल हमीद नईमी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल कर स्टूडियो आने के लिए, श्रीनगर स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती साहब मामला आपके सामने मैंने रख दिया, तमीदन 2-3 बातें मैंने कर दी, लेकिन ओवरऑल एंटायर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल ये है कि लाखों की तादाद में ये बेटियां हैं, ये बच्चे हैं, और हम सब की जो मिली जिम्मेदारी होनी चाहिए थी हम आंखें बंद कर रहे हैं
और सब कुछ देखते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इस पर जरा गुफ्तगू हो कि मेरे सामने सब कुछ हो रहा है, मैं खामोश हूं, मेरे ऊपर कितनी गिरफ्त होगी और क्या है कुरान और हदीस इस पूरे मामले में। जी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से आपके इस प्रोग्राम के ताल्लुक से पूरे रियासत जम्मू कश्मीर को हम ये संदेशा देना चाहते हैं और उनको आगाह करना चाहते हैं कि अल्लाह के फजल करम से इस मौजू पर हम तो काफ़ी अरसे से काम करते आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा दायरा है, जिस दायरे में हम लेकर इसको चल रहे हैं, तो उस दायरे में काफ़ी हद तक इसके नताइज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत हमें बरामद हुए हैं। एक सही फॉर्मेट को इस्लाह और नसीहत का एक सही रुख कौम के सामने रखने की जरूरत है। ऐसा भी नहीं है कि कौम मानेगी नहीं, अवाम मानेगी नहीं, वालिदैन मानेंगे नहीं, बेटियां बेटे मानेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमने जहां तक देखा कि सही खदुखाल इस केस के कौम के सामने रखे जानी चाहिए, तो अल्लाह के फजल करम से उम्मीद है कि बहुत जल्द या वदेर इस मसले का हल जरूर निकल आएगा। सबसे पहले आपको मैं अर्ज करूं आपके हवाले से पूरी दुनिया को या पूरी अपने मुल्क को, अपनी रियासत को, कि जहां तक ताल्लुक है शादी का, तो शादी मर्द एक औरत के दरमियान ऐसा रिश्ता है जी जो इंसानी जरूरत और इंसानी नस्ल की जरूरत है। मजहब तो इस पे बाद में आ ही जाता है, मजहब के फिर जो हुदूद होती हैं, मजहब के कवानीन होते हैं, वो तो है ही है, लेकिन स्टिल ये एक बेसिक नीड है, बुनियादी जरूरत है इंसानियत की और इंसानी नस्ल की। अगर इसको सही वक्त पर फुलफिल नहीं किया जाएगा तो जाहिर सी बात है नताइज बरअक्स बरामद होंगे। मैं आपको सिर्फ इस एक मिसाल से बात वाज़ेह करना चाहूंगा और अपने सुनने वालों को भी ये मैसेज देना चाहूंगा आपकी तवस्सुत से कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी पहली शादी की, अपना पहला निकाह किया, तो उस वक्त आपकी अपनी उम्र मुबारक 25 साल थी और जिस अजीम खातून से आपका पहला निकाह हुआ उनकी उम्र उस वक्त 40 साल की जी। उस समाज ने, उस गैर माकूल समाज ने उस वक्त खवातीन को आगे बढ़ाने के लिए 2-4 चीजें रुकावट बनाई थी, खासकर शादी के मामले में। पहला यह था कि अगर किसी की शादी, अगर किसी की उम्र मर्द से ज्यादा हो तो उसके साथ शादी नहीं होगी। अगर किसी खातून का कहीं तलाक हुआ हो, डिवोर्स हुआ हो, उसकी शादी दोबारा दूसरी जगह नहीं होगी। या फिर अगर किसी खातून का पहला शौहर मर गया है तो उसकी शादी दूसरी जगह में नहीं होगी। ये बड़े 3 ऐसे बद रस्में उस समाज ने कायम कर रखी थी, गैर माकूल समाज ने गैर माकूल रस्में कायम की थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना पहला निकाह फरमाया, तो पहले निकाह से इन तीनों बद रस्मों को जड़ से उखाड़ दिया। आपने शादी की, पहली शादी, पहला निकाह किया उस अजीम खातून के साथ जो उम्र में 40 साल बड़ी है, तो उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों के लिए सुन्नत तो ये तय पाया कि आप शादी में प्रायोरिटी में देखें कि आपकी उम्र से बड़ी कौन है, उससे शादी करें। क्योंकि जो छोटी है 2-4 साल कम है, उसके तो और 2-4 साल निकल जाएंगे, लेकिन जिस बेटी की उम्र ऑलरेडी ज्यादा हो चुकी है उसको निकाह में लेना ज्यादा करीब तरीन सुन्नत में है अगर हम कौम को देखेंगे। या फिर दूसरी बात, हमारे समाज में सैकड़ों नहीं हजारों बेटियां ऐसी हैं जिनके शौहर किसी वजह से फौत हो गए, चूंकि मरना कोई ऐब का मसला नहीं है, मरना सबने है, जिनके शौहर फौत हो गए हैं, हमारी नौजवान नस्ल उनको अपनाने को तैयार नहीं है। जबकि सुन्नत यह है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना पहला निकाह ऐसी खातून से किया जिनका एक शौहर फौत भी हो गया था। आ रहे तीसरी बात पर, हमारे समाज में सैकड़ों नहीं हजारों बेटियां गौहर साहब ऐसी भी हैं कि जिनका तलाक हुआ है, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम जब देखते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना पहला निकाह जब फरमाया तो ऐसी खातून से फरमाया जिसका एक जगह तलाक भी हुआ था। यानी जो 3 चीजें तब दौर जाहिलियत में, जिसको हम दौर जाहिलियत कहते हैं, और हमें उस दौर को दौर जाहिलियत कहने में कोई आर नहीं है, वो वाकई जहालत से भरा हुआ समाज था। तो ये बड़ी 3 रुकावटें थी ऐसी खवातीन को आगे बढ़ने के लिए, शादियां होने के लिए, जिनकी उम्रें कुछ बड़ी थी। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने अमली नमूने के तौर पर खुद अमल करके ये तीनों रुकावटें खड़ी कर दी। और अगर आज हम गौहर साहब, मैं बताता हूं आपको,
श्रीनगर में, जम्मू में या बाकी स्टेट के बाकी इलाकों में, अगर हम ये 3 रुकावटें समाज से उठा देंगे, मैदान से उठा देंगे, तो कोई देर नहीं और कोई दूर नहीं, हमारी सैकड़ों के हजारों बहनें, हजारों बेटियां फौरन आबाद हो जाएंगी और अपना नया घर सजाएंगी, अगर हम देखेंगे। लेकिन मुफ्ती साहब जानना चाहेंगे, अब जो जम्मू कश्मीर के अंदर ये मामला चल रहा है, ये बड़ा एक अहम मुद्दा है जिस पर बात हो रही है। अब इसका हल क्या है? अपने अपनी राय तो देते हैं सब लोग, लेकिन इसका हल कैसे निकाले, कैसे इस पर काबू किया जाए ताकि जो शरह है, जो रेट है, वो कम हो सके और वक्त पर नौजवान लड़कों और लड़कियों की शादी हो सके? जी, इसके तो हल 2-3 तरह से पेश किए जा सकते हैं। पहला हल यह है कि हमारी नौजवान नस्ल है, उनकी काउंसलिंग की जाए कि वो इस बात पर आमादा हो जाएं कि अपने से बड़ी उम्र की लड़की के साथ शादी करने को तैयार हो जाएं, या किसी बेवा के साथ शादी करने को तैयार हो जाएं, या किसी तलाकशुदा औरत के साथ शादी करने को तैयार हो जाएं। ये हमें अपनी नौजवान यूथ जो लड़के हमारे हैं, भाई हैं, उनको प्रॉपर्ली काउंसलिंग करने की जरूरत है। अगर इस काउंसलिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा, हम तो करते रहते हैं जुमा के दिनों में अपने निजी खिताबात में, लेकिन अगर कोई स्पेशल सेल इसके लिए क्रिएट किया जाए जहां पे बाकायदा काउंसलिंग के लिए नौजवानों को मदऊ किया जाएगा, माइल किया जाएगा, ताकि वो तैयार हो जाए ये चीज करने के लिए। एक तो इलाज इसका ये है। दूसरा इलाज मैं ये भी अर्ज करूं, जो हमारे वालिदैन ने भी इसमें हिस्सा लेना है और खुद अपने बेटों को काउंसलिंग करनी है और उनकी बेटियों को भी काउंसलिंग करनी है। अगर मान के चले कहीं अगर बेटी अच्छी उम्र की लेकिन बेटा कहीं ज्यादा बड़ा उम्र का है, सिर्फ बेटियां नहीं, हमारे भाई भी ऐसे कई जवान हैं जो उम्र ढल चुके हैं शादी को लेकर, शादी नहीं हो रही है। उसमें मसाले आते हैं, कमाता है नहीं कमाता है, मुलाजिम है नहीं है, बिजनेस है नहीं है, मकान है नहीं है, लाखों का मालिक है नहीं है। जिंदगी की जरूरियात अगर वो ठीक से चला सकता है, आपकी बेटी को खुश रख सकता है, तो आप बड़े बड़े ख्वाब देखना छोड़ दें। एज अ पेरेंट्स और वालिदैन को भी हमने ये काउंसलिंग करनी होगी। ये भी एक रास्ता होगा इस चीज को हल करने के लिए। और मजीद बड़ा ये समाज में अगर ऐसी कमेटियां तश्कील पाए जिसको उलमा भी अगर लीड करें, मोहल्ले के जिम्मेदारान असर रसूख वाले लोग लीड करें, और अगर सरकार भी कोई इसके लिए बेंच बनाती है और ये फजूल खर्ची और जो मुतालबे और दाज दहेज का जो बड़ा मामला चल पड़ा है, इस पर अगर कोई कदम लग जाती है, मेरे ख्याल से बहुत हद तक हम इस काम में कामयाब हो जाएंगे। हमारे उम्र के ढले हुए लोग जो है, बहनें हैं, भाई हैं, उनको दोबारा आबाद करने का हमें। अच्छा, जिस कॉन्सेप्ट को इस्लाम ने एक निकाह का नाम दिया था, क्या आज के दिन में मुफ्ती नईमी साहब आप उस कॉन्सेप्ट को मिन्नो अन कहीं पर देख पाते हैं सोबा कश्मीर के अंदर, जिसे हम ऋषियों की सरजमीन कहते हैं, वलियों की सरजमीन कहते हैं, और ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा बेहतर निज़ाम वहाँ पर है? तो क्या उस निज़ाम की अक्कासी कहीं पर है या हम उसे बरक्स देख रहे हैं? क्योंकि अब हमारे खाने पीने से लेकर शादी की रसूमात को जब आप खंगालेंगे तो कहीं पर भी आपको सुकून नजर नहीं आएगा, बेइत्मीनानी हर जगह पर है। वजूहात आपके सामने है। फिर जी गौर साहब, अगर इस पर बात करें हम, तो हम आउट ऑफ 5 to 10% देखते हैं जो शादियां राहत से होती हैं, आराम से होती हैं, सुकून से होती हैं। अदरवाइज 90 और 95% शादियां ऐसी होती हैं जिनमें खुद हम खानदानी तौर पर मिलकर अपने पूरे खानदान कबीले पर रसूमात के ऐसे मजानिम डालते हैं, खर्च करते हैं, जमीनें बेचते हैं, बागात बेचते हैं और क्या क्या बेचते हैं शादियों के रसूमात पूरे करने। इन रसूमात पर भी कदम लगानी बहुत जरूरी है। हमारा इसमें काफी रोल बनता है। मैं जाती तौर पर बताऊं कि हम जो मौलवियों का तबका है, मुबल्लिगीन का तबका है, खुतबा का तबका है, हमारे इसमें काफी रोल बनता है। हमें भी इसमें, हालांकि इंफरादी तौर पर तो कहीं कहीं किया जाता है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर अगर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, ऐसे कुछ जवाबी तय किए जाएं कि निकाह को अंजाम दही के लिए आसान बनाया जाए, और ये जो फजूल खर्चे के रसूमात जिस वजह से शादियां महंगी बनती जा रही हैं, इनको अपने समाज से कम या खत्म कर लिया जाए, तो उस सूरत में भी गौर साहब जो है, हम इस मामले में काफी कामयाब हो सकते हैं। तो तीसरा बड़ा फैक्टर भी जो हमारे सामने, आपने कहा कि जनाब हम सब ने थोड़ी बहुत कोशिश करनी है, लेकिन अब जो हमारी
महराब और मेंबर के जामिन कमेटियां हैं, या जिस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बड़े बड़े इदारे हैं, बड़ी बड़ी अंजुमनें हैं, जिस तरीके से वो इसको आंख बंद करके चलने की कोशिश में है और लफ्जी तौर पर अगर उनसे पूछा जाए करें नहीं जी हम काम करेंगे, काम होना चाहिए, हु विल बेल द कैट, ये बड़ा सवाल है। क्या बिल्ली की गले में घंटी बांधे कौन, ताकि ये टैबो जो है ये हट जाए और एक राहत हमारी बेटियों को मिले, हमारी बहनों को मिले, और जिस मुसीबत और दलदल में हम फंस रहे हैं हम इससे बाहर आए। शुरुआत कहाँ पर करें, किसकी जिम्मेदारी सबसे पहले होनी चाहिए? कि क्या ये वो निकाह ख्वान है जो हर मजलिस में जाता है, उसकी आंखों के सामने हर चीज़ होती है, लेकिन सिर्फ चंद वजूहात की बिना पर वो खामोश बैठ के निकाह पढ़ देता है? जी गौहर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस सिलसिले में मुझे लगता है, इससे पहले भी कई बार इसमें बात कर चुके हैं हम मुख्तलिफ मकामात पर, मुझे लगता है कि एक तो पब्लिक की तरफ से, उलमा की तरफ से एक डेलीगेशन बैठना चाहिए, और साथ में जो अदलिया हमारा है, कानून है, उनकी सरकार, अगर एक मुश्तरका डेलीगेशन तैयार हो जाता, इस मुश्तरका प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता, कुछ पाबंदियां आती, खुदा का खौफ तो बहुत कम रह गया है। आप जानते हैं जब मामला होते हैं तो फिर आप जो भी कह रहे थे सरकार का डंडा चलना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि अपने पब्लिक के अंदर खुदा का खौफ भी जागृति करें, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो जरिए मुआश है, हमारे जो कमाई के जराए हैं, उसमें हम कमाते हैं इस बुरी तरह से है, उसमें हम 2 नंबरी कमाते हैं, उस वजह से जमीर हमारे मुर्दा हो गए हैं, बात जाने नहीं है अंदर दिल में, दिमाग में। तो लिहाजा अगर मुश्तरका तौर पर एक प्लेटफॉर्म, एक काउंसिल, एक सेल जो है तश्कील पाता है, ताकि जो इस पर अगर मान के चले, मैं अगर कोई ज़ाब्ता तय करता हूँ उस पर सख्ती करना चाहूंगा, शायद मेरे ऊपर FIR हो, शायद मेरे खिलाफ हमलावरी हो, शायद मेरे ऊपर कोई जो है मुसीबत आन पड़े, उस वक्त अगर मुझे सरकार अगर एक ज़ाब्ता इखलाक उलमा की तरफ से सामने आए कि जनाब हम आपकी शादी में तभी आएंगे बहैसियती निकाह ख्वान के, बहैसियती जिम्मेदार के, बहैसियती पीर साहब के, बहैसियती वाली के, तभी आएंगे जब आप इन नुकात पर अमल करेंगे, उनमें खाने पीने से लेकर दीगर मामला तक अगर हम कदगन देने में कामयाब हो गए तो हमारी शादियां पुरअमन हो सकती हैं, और ये जो रसूमात बिदात चल रही हैं ये ख़त्म हो सकती है। लेकिन ये उलमा वाली पहल जो है ना, इसमें मुझे बहुत कमी नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर एक ज़ाब्ता इखलाक तय हो कि जनाब ये क्राइटेरिया है, ये निकाह का दस्तूर होगा, इस सिस्टम पे चलना है, तो हम आएंगे, नहीं आना है तो आप ढूंढ लीजिए कहाँ से करना चाहते हैं। अब निकाह कैसे होंगी वह शादियाँ जब तक वो आपके साथ राब्ते में नहीं रहेंगे? अच्छा गौहर साहब, ऐसा भी हम अल्लाह के फजल करम से बहुत कर चुके हैं और करते भी हैं, लेकिन इसमें एक खराबी दर आ जाती है जहां पर फिर फेलियर स्टिल मौजूद रहता है। वो ये है, मान के चले कोई मेरा दोस्त मुझे ऑफर करता है कि मुझे शौक है आप मेरे यहाँ निकाह पढ़ाइए, ठीक है जी। अब मैं उससे कह रहा हूँ कि मैं तो निकाह पढ़ाने के लिए आऊंगा इन शराइत पर, जब आप इन शराइत पर उतरेंगे फजूल खर्ची नहीं होगी, आप 1.5 लाख रुपए का टैंकी लगाएंगे, आप जो है उसमें एक 50,000 की कैनोनी बनाएंगे, आप उसमें जो है 1 लाख के वो डबेली लगाएंगे, ये सारी चीजें नहीं होंगी। आप जो है वाजवान में 7 चीज चलती है हमारी, 7 आइटम, अगर उसमें आप 7 की 21 नहीं करेंगे, 15-20 नहीं करेंगे, 13-14 नहीं करेंगे, इन शराइत पर मैं आपको आता हूँ, नहीं तो नहीं आता हूँ। वो क्या करता है, उसको अपने घरेलू समाज ने इतने जकड़ के रखा है, घरेलू मामला में माओं ने, बहनों ने और अपने इलाके ने इतना जकड़ के रखा है, मुझे साइड ऑन करके, मुझे छोड़ के वो किसी हल्के फुल्के को ले जाता है, उससे सिर्फ रस्म पूरी कराता है, इजाब कबूल, खाना पूरी, निकाह कागज भरा करके उससे रुखसत करके अपनी मनमानियां करती। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर हम इस पर यकीनन अल्लाह की फजल करम से हम कमर बस्ता होकर इस पर वाज़िब मैदान में आएंगे काम करने के लिए, लेकिन अवाम से जो कभी कभी खदशात हमें ये होते हैं कि अब बेइज्जती होगी, बेइज्जती मतलब हमला होगा, जाती होगी, या बसात FIR भी होगी, इन मामलात में अगर कोई सरकारी बेंच इसमें थोड़ा सा हमारा सपोर्ट रखती तो हम शायद खुले दिल से जुर्रत के साथ। मुफ्ती साहब, ये इस बात से ये माने कि सबसे ज्यादा जो अहम और बुनियादी जो जिम्मेदारी है वो उलमाओं की है इन शादियों को, इन रसूमात को रोकने के लिए? एग्जैक्टली उलमा की जिम्मेदारी है, बिल्कुल सबसे ज्यादा उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती ये है गौहर साहब, आप ये भी जानते होंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान हमारे पूरे मुल्क में और फिर कश्मीर में भी बदकिस्मती ये है, अब उलमा तो रहे नहीं ज्यादा, बहुत थोड़े कम,
और हर ऐरे गहरे जो उलमा का लिबास लगा के वो खुद को आलिम ट्रीट करता है, और जब आलिम सही चीजों पर नोटिस लेता है, उसको नजरअंदाज करके जो गैर आलिम जो है नकली आलिम बना बैठा है, उसको लेकर अपने अपने मन के मुताबिक काम चलाते हैं। ये भी एक वजह है कि इस पर हम नोटिस ले पा रहे हैं। इसमें हमारा भी शायद कहीं हाथ है कि हमने ऐसे लोगों को भी बतौर आलिम प्रमोट किया जिनका दूर तक भी मतलब इस फंड के साथ, डिपार्टमेंट शोबे के साथ वास्ता नहीं है। ये भी एक वजह है। जब संजीदा आलिम नोटिस लेकर के इस पर कुछ काम करना चाहते हैं, तो जो वो दूसरे तीसरे या परले दर्जे के इसमें दर आए लोग हैं जिनका फंड से, डिपार्टमेंट से, शोबे से कोई दूर का वास्ता नहीं है, वो फिर चीजें डील करने लगते हैं पर्दे के पीछे और मामला और बिगड़ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ अहले मदारिस को और अहले तंजीम को, जो तंजीम के सरबराह हैं, जो मदारिस के सरबराह हैं, इदारों के सरबराह, उनको मिलकर इस चीज पर भी कदर लगानी चाहिए कि आलिम का क्राइटेरिया क्या है, निकाह खां कौन होगा, काजी कौन होगा, ये चीजें, ताकि एक तरीके से जो है सॉर्ट आउट हो और सब साइड। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती नईमी साहब, आज आपने एक और पहलू इसका खोल दिया कि निकाह खान की शराइत क्या होने चाहिए। एक ऐसा मौजू था, शायद मेरी नज़र से अभी दूर था, लेकिन ज़रूर इस पर गुफ्तगू होगी कि क्या क्राइटेरिया है उस काजी का जो निकाह पढ़ाए, और हर एक अरे गहरे को चुब्बा दस्तार लगाने वाले को आलिम नहीं कहा जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इसके साथ हूँ, लेकिन फिर मामला वही है कि जो मेरे हाथ में है, अगर मैं ये किसी और को बता दूं कि आप इसकी पहल करें तो शायद मामला सुधरेगा नहीं। बहरहाल इस पर हम गुफ्तगू करते रहेंगे। कुछ चीज़ें आज भी खुलकर सामने आई हैं जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मजहबी इदारों के अंदर जो रिफॉर्म्स लाना और अकाउंटेबिलिटी को पैदा करना है, उस पर हमारी एक और नशिस्त रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती नईमी साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आपकी फ़ोन कॉल से आगाज़ होगा, और आखिर पर चलते चलते आपको ज़रा मौसम का मिजाज भी बताएंगे कि किस तरीके का बदल रहा है मौसम। एक बार फिर वो वहाँ पर हम चलेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक के उस पार आप कॉल करना शुरू करें, फटाफट से आपकी फ़ोन कॉल को शामिल प्रोग्राम करते हैं। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जे में नाजरीन, सीधा हम अपने कॉलर्स के पास चलते हैं। आप फ़ोन करना शुरू कर दें, और साथ ही साथ जब आप हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बंद करें, अपना नाम, अपने इलाके का नाम ज़रूर बताइएगा। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है और कहाँ से हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गौर साहब, मैं जान साहब बोल रहा हूँ खानियार से। जी जनाब। सर, आपने ये जो ये आजकल जो टॉपिक उठाया मैरिज के बारे में, छोटा सा एक दो सजेशन है इसके बारे में मेरी। जी बिल्कुल। उनके लिए कश्मीर में अच्छी बात है जो हमारे नौजवानों में शऊर आया है। मुझे लग रहा है, आई थिंक जो मैं ग्राउंड रियलिटी देख रहा हूँ, 50-60% आजकल के नौजवान दहेज अवॉइड कर रहा है, वो नहीं ले रहे। ये आजकल के नौजवान में बहुत अच्छा शऊर आया है, और इसमें सबसे बड़ी बात है इसके पेरेंट्स इसको इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, दहेज नहीं लेने का। यानी आजकल का नौजवान जिसकी भी शादी होती है वो दहेज अवॉइड ही करता है, बोलते दहेज नहीं चाहिए। लेकिन इसके साथ और एक चीज उल्टा हो रहा है जो मुझे लग रहा है इन फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। जी।
दहेज को तो वो अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन वो कश्मीरी में कहावत है ना कि बत में खेल जब असल पे, ये बड़ा फैक्टर है। लेकिन जिस चीज को ये कर रहे हैं प्रमोट वाजवान को, कि जैसे किसी लड़के को लड़की के साथ शादी होती है, लड़की वाले फिर मजबूर होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई जब इन्होंने कुछ नहीं लिया है तब तो हमें इनको वाजवान अच्छा दे रहे हैं। वाजवान अच्छा देने का मतलब क्या है? वही 7 डिशेज के बदले 30, 25, 20 डिश, वो इस चीज के लिए वो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को वो प्रमोट कर रहे हैं। हमें इस चीज को भी कंट्रोल करना है। भाई जब वो दहेज को अवॉइड कर रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी मैसेज है, लेकिन ये साथ में आप मत कहिए, क्योंकि इसका गवाह मैं भी हूँ, विटनेस मैं भी हूँ। हमारे मोहल्ले में, हमारे रिलेटिव में भी शादियां हुए हैं, बहुत सारों ने दहेज अवॉइड किया है, मगर साथ में कह रहे हैं कि बस हमें खाना चाहिए अच्छे से, क्योंकि हमारे साथ जो बाराती होंगे, लेकिन इस चीज को हमें अवॉइड करना है। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि यही एक वो तबाही है जो बहुत दूर कर रही है हमें बेसिक प्रिंसिपल से। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी बात रखी है। हम सब इसका ख्याल रखें कि जब मैं दहेज नहीं ले रहा हूँ, सादगी के साथ शादी कर रहा हूँ, तो ये जो दूसरी चीज़ें मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि जब बारात आती है अब तो वो खाना चला गया ना कि आप जाके हाथ धो रहे हैं। अब आज पहले मिठाई आती है, फिर चाय शाय चलती है, फिर खाना होता है, सुबह तक ये चीज़ें चलती रहती है। इस पर कदगन लगाना, इसको रोक करना, ये हम सब की मिली जिम्मेदारी है। और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर वो दिन आएगा जब हम बैक टू ट्रैक आएंगे, वापस अपने असल पर आएंगे और पुरसुकून हमारी शादियाँ होंगी, ना इसराफ होगा और ना ही ज्यादतियां होंगी। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो, गौर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर अर्ज में बहुत निशात पे नाब जनाब। जी जनाब, बहुत नियर अबाउट 70 years old। ओल्ड फंड ना 100,000 रुपये 3 रेतन दितुक मे जनाबिल आफ्टर 3 months कोरुक एब्रप्टली बंद मिसिज बज मे कागज पानस मिसिज तोर कहीं तो मे दिचो 3 रेतन, बट आफ्टर 3 months टोटली कोरुक बंद जनाब 100,000। ये कमन 3 रेतन तोरता ये तोर तकरीबन जूनस तान जून पत तोरा बे कंजिम तोहसी तत टोटल नहीं कहीं जन वजूद से मज कुन जाए। सड़ा शुक्रिया जिससे कॉल करने बापत। और मे उम्मीद कि मोहतरमा सकीना यतु साहिबा वजीर महकम तम समझन यह मामल कोता ग्रेव तिकाज सन बुजुर्ग बाकी चीज़ वारियन अथ पे थोड़ा सा ओर योर चलान दवा बाकी चीज़, तो अगर ये वक्त पे पोस मिले 100 रुपये अकिस दोस मज गो कह वक़्त थवान क्या, लेकिन तम पे अगर 2 रेत 3 रेत मिले तो थोड़ा बहुत राहत से मिलान। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो जी, आदाब सुरेश सर करा जनाब। आदाब सुरेश जी, आदाब जनाब। ठीक सेहत ठीक? बिल्कुल ठीक सर। आरशुम नंबर 8 से डिलीवरी बिचार कर दारबदार कर आश्वासन दिवत गवर्नमेंटन के ऐसा करो हम क्लियर वन पे आगा से रोल वसन मान कि कर तो खुंजाय रोल ब्याक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी तथ मन 50 मुलाजिम 2010 पे 2020 तान तिमन एरिया पे एरियास मन तान आमत कह कर तो नासिर असलम वानी साहबस यह मैसेज पास कंसर्न कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट किस मिनिस्टर पास। सटा शुक्रिया सुरेश जी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। देखिए मुलाजिम सबकदोश हो रहा है, रिटायर हो रहा है, उसका जो ड्यू फंड्स था वो उसको मिल नहीं रहा है, या जो उनको ग्रेजुएटी और दीगर चीज़ें चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही। और ये एक डिपार्टमेंट नहीं, कई डिपार्टमेंटों की। अभी तो इन्होंने सुरेश भाई ने हमें एक डिपार्टमेंट का आइसबर्ग बताते हुए कहा कि देखिए हमारे एरियर्स थे नहीं मिल रहे हैं जी। एरियर्स ना मिलना एक हकूक़ की तलफी है और हुकूमती इदारों को इसकी ओर देखना पड़ेगा कि क्या वाकई तौर पर हमारे ख़जाने खाली है या ख़जाने खाली होने का ढोंग किया जा रहा है। असल वजह क्या है, असल बात क्या है, उम्मीद करेंगे कि वज़ीर आला साहब का दफ्तर इसका नोटिस लें, बयान जारी करें कि आखिर कब तक ये जो परेशानियां हैं हल होंगी। स्पेशली ये फाइनेंस वाला मामला, चाहे सोशल वेलफेयर का है, चाहे ये दूसरा सुरेश भाई की तरफ से सामने रखा गया। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो, नाम बताएं कहाँ से? हेलो हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत बहुत कोशुर अर्ज करान अर्ज मे करो कह दो ब्रोट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी श्रीनगर सह टैक्स हवान। हेलो
टैक्स हेवान 9% लगभग 12 लक्षन हज गाड़ी वातान 1,10,000 रुपये, जबकि हिमाचल मज 40,000 रुपये। तुम वो निमो नोट्स मज तिमन सो कत मगर फर्दर गो न तथ कहें दम यह अर्ज यम सरकारी स्कूल आम आदमी पार्टी दिल्ली मज बनावे असल असल स्कूल तिथे कन मज स्कूलन मज नाहमवारी यीचा कि अकिस स्कूलस मज 27 बच्चे 38 टीचर। हेलो यह 38 टीचर नाहमवारी कम से कम गो मन वाचे पन हुकूमत तम सैलरी वे तोत थो इज्जत वो गोस कशन तवन तोत इज्जत वो कम से कम स्कूल मेयारिक बिल्कुल जरूरत है अम चीज कि कैसा बेंच मार्क गोस बन सरकारी स्कूलन अंदर तबाही गस खत्म गई कैसा हेचिन बाकी रियासतन नश और केंद्रीय विद्यालय और बाकी चीज़ें पूरे हिंदुस्तान अंदर चलेगा सुई मॉडल ते रटो सन स्कूल तहन बेहतर गि तक उस्ताद सारी खुद ज़्यादा पोर्मुत लिखुत एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल, लेकिन रिजल्ट ये सात तक खुदाई हाफिज आसान और पे सारी बोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर आसन एक क्लास में 3 क्लास चलाओ बच्चे पढ़ने कतन। लास्ट 2 कॉल दीजिएगा फटाफट से, उसके बाद जरा मौसम की जानकारी हम चलते चलते भी दे देते हैं। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बस मंजूर अहमद गागरी बल पे जी मंजूर साहब वे ओतर पे वोत वारे कल खानदर मुतलिक उस ते प्रोग्राम छु वारे बेहतरीन प्रोग्राम अहनस बजन वना अख सजेशन राय अख दिमाग बिल्कुल गवर्नमेंट है कि आत्मज वारे के करित अहनस मिसाल के तौर पर जूट इमा रोज सूर्य अहनस हेलो अहनस बिल्कुल जूट इमा रोज सूर्य वाजवान इमा रोज सूर्य बिल्कुल जवान वल इमा रोजन सूर्य यमन 2-3 पे अगर गवर्नमेंट का कदम तुले यम हेकन गछित बंद अम सह बचा अकिस गरीबस रपस 5-4 लाख रुपये बचानस तो मेहरबानी करित मे युतुय वन तो अगर शुक्रिया ओतर पे कंटिन्यूअसली यह कत कि सरकारस तज पज पनुन फर्ज निभावन तो कानून के जरिए शक्ल दित कैसा कर इंशाल्लाह जरूर ओतर पे कत चलान यह वात मुतलिका हकमन ताम तो तिमन ताम वातनाओ अमे उम्मीद सान कि अत पे गस कानून बन तो सह कानून गोस पे इम्प्लीमेंट कर सह कानून बन तो किताब मज रोजन क्या। लास्ट कॉल है जी हमारी। हेलो हेलो चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है, आपकी फ़ोन कॉल्स को यहाँ पर हम रोक रहे हैं, लेकिन चलते चलते ज़रा मौसम के मिजाज पर एक नज़र डालिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि श्रीनगर के अंदर अभी तक दर्जा हरारत रात देर गए तक क्या कुछ चला है और क्या कुछ सूरत हाल है। -1.2 डिग्री ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक, -1 श्रीनगर के अंदर रहा। काजीगुंड के अंदर भी दर्जा हरारत -1.4, कुपवाड़ा के अंदर -0.8, पहलगाम के अंदर -2.3 और गुलमर्ग के अंदर -0.6 रिकॉर्ड किया गया है। बड़ी डिटेल्स आ रही हैं। सोनमर्ग चलेंगे तो -1, अनंतनाग में चलेंगे तो -3, कुलगाम जाएंगे तो -2, बड़गाम के अंदर -2 और शोपियां जो पहाड़ी जिला है तो -3 यहां पर भी आपको रिकॉर्ड किया जाएगा। ताहम आज मतला बरालूद रहेगा, थोड़ी सी धूप आपको दिखेगी। जम्मू सूबे पर फटाफट से एक नज़र, 11.3 डिग्री रात का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। बानिहाल में 2.0 डिग्री, भद्रवाह के अंदर 2.0 डिग्री, कटरा के अंदर 10.4 डिग्री और किश्तवाड़ के अंदर 6.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सांबा, पुंछ, रजौरी और लेह की सूरत हाल आपके सामने है। सांबा के अंदर 8.0, पुंछ के अंदर 5.1, रजौरी भी रात का दर्जा 5.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ताहम करगिल यानी लद्दाख सूबे की जब आप बात करेंगे, करगिल और लेह दोनों जगह मनफी है। लेह के अंदर -6.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और करगिल के अंदर -4.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है रात का दर्जा। और साथ साथ अपडेट्स हम आपको बता रहे थे, आज दिन में कहीं ना कहीं सूरज भी आपको दिखेगा, थोड़ी बहुत हल्की धूप होगी, रात यकबस्ता होगी, इस तरीके का अंदाजा पहले से ही था। फिलहाल गौहर कुछ और मुझे देंगे आप इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि कल 8:35 पर दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम रहेगा सलाम जेके। पूरे दिन खबरों, तस्वीर और तबसरों के लिए आप गुलिस्तान न्यूज़ पर बने रहिएगा और अपना अपडेट हम तक जरूर पहुंचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।